जितना नरम अभी पॉडकास्ट में पेश आ रहे हैं उतना नरम आप हैं नहीं सोशल मीडिया में। हम तो एक बात में विश्वास रखते हैं, भाई पहले किसी को छेड़ो मत, अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ो मत। क्या बात है। अमरेंद्र सिंह पटेल के आगे जो आप बाहुबली लिखते हैं वो क्या मसला है? तो ये हमारे धनंजय साथियों सिंह वाले बाहुबली हैं? वो लोग तो खोखले बाहुबली हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी तय करे गए पंकज चौधरी जी, लोग इनको नेता मानते हैं। आपने बता दिया अनुप्रिया पटेल को नहीं मानते हैं, तो पंकज चौधरी को मानते होंगे। पंकज चौधरी क्या किए? वो भी योगी जी का पैर पकड़ लिए। जब हमारे समाज को जलील ही करना है तो ऐसे लोगों को हम अध्यक्ष नहीं मानते। ये ब्राह्मण ठाकुर बहुत चतुर कौम है, आप मजबूत हो जाइए, इतना फिर ये जाति नहीं देखी। इतना खुल के बोल रहे हैं, आपके मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है? नहीं, दोस्त है, मैं तो उनसे भी यही बात बोलता हूँ। अगर शायद अमरिंदर अभी IAS हो जाए, अमरिंदर मंत्री हो जाए तो कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, शादी कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, वो भी तो इंसान ही है। वो कौम बहुत चतुर है। अगर आप बेरोजगार हैं तब आप नहीं कर सकते। कुछ लोग पहले से दम भरते थे कि ये मेरा चंगा है और तुम्हारी बहन बेटियां यहाँ बैठेंगी, ये मेरा अधिकार है। एक तो काना बाबा है, आप देखते होंगे, राम भद्राचार्य। उसको मतलब एक तो अंधेरा है, दूसरा उसको दिखता कहाँ से है। अभी बोल रहा है कि आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना है भाई। ये सब ससुरे निछंत अनपढ़ लोग जो कभी देखे ही नहीं, कभी किताब ना स्कूल ना टीचर, मतलब अपने मन गढ़ंत बातें। आप देखिएगा, धर्म एक ऐसा विषय है, जैसे अभी राम रहीम गए, निछंत मतलब बलात्कारी पुरुष। अभी सब जितने बाबा हैं सब बलात्कार में जेल जाएंगे और रोज करते हैं। सोचिए आज एक और बाबा है बागेश्वर, 25-26 साल का लड़का है और अपने आप कहता है हाव हाव करके। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, भाई युवा नेता हैं, समाज सेवी हैं, एडवोकेट भी हैं, भाई अमरेंद्र सिंह पटेल। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जी थैंक यू आपका। और सबसे अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको काफी समय से फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे। आप जो काम कर रहे हैं बड़े सराहनीय कर रहे हैं और जो समझाने का तरीका है वो मुझे बड़ा पसंद आया। जी बिल्कुल। तो अभी कौन कौन से प्रकरण चल रहे हैं? हाँ, अभी तो हाल फिलहाल में अयोध्या में हमारे समाज के ऊपर बहुत मतलब कहते हैं ना कि अत्याचार इस कदर बढ़ गया लोगों का कि फिर हम लोगों को वहाँ पे पूरी तरीके से उस लड़ाई में शामिल होना पड़ा। वहाँ पे भी हम लोगों ने मतलब जा करके वहाँ लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई से नतीजा ये निकला कि जितने भी अपराधी थे, और एक बहुत बड़ी गैंग थी, बाइकर गैंग थी, वो किसी को भी राह चलते पीट देती थी, किसी को भी परेशान, कोई बहन बेटी जा रही है उसको परेशान करना। तो हम लोगों ने वहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट किया और पूरी मजबूती से हम लोगों ने थाने का घेराव किया। वहाँ का प्रशासन कार्य किया, वहाँ का प्रशासन अच्छा कार्य किया, सभी अपराधियों को अच्छे से कुटाई पिटाई करके उनको जेल भेजने का काम किया। जितना नरम अभी पॉडकास्ट में पेश आ रहे हैं उतना नरम आप हैं नहीं सोशल मीडिया में। नहीं, देखिए वास्तविकता यही है कि देखिए इंसान नरम ही होता है, लेकिन समाज में जिस तरीके से माहौल है, अगर आप नरम रहोगे ना तो फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं। देखिए जो इन जनरल ऐसा क्यों लगता है कि अगर नरम रहेंगे तो भैया कोई नहीं सुनेगा? जो माहौल है इस समय, अभी मिश्रा जी वाली क्या कहानी है, जो मिश्रा जी वाला चल रहा है? मिश्रा जी देखिए वो नरम ही थे। हाँ, जैसे ऐसा नहीं है कि इंसान में उसके अंदर भी वही खून है, हमारे अंदर भी, आपके अंदर। लेकिन जब समस्याएं होती है ना, जब आप जाते हो कहीं किसी इंसिडेंट को फेस करते हो, जैसे मिश्रा जी के यहाँ अभी बहराइच में हाल फिलहाल में एक प्रकरण हो गया है जहाँ एक कुर्मी शख्स को एक मिश्रा जी पूरी माँ बहन की गाली, ये कर देंगे तुम्हें, वो कर देंगे, फलाना है ढिमकाना है। तो वो बहुत गलत है और वो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, वो हमको भी गाली दे रहे हैं, आपको भी गाली दे रहे हैं, पूरे कुर्मी समाज को गाली दे रहे हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी को लेकर के इस तरीके से भद्दी भद्दी बोलोगे तो फिर समाज आवाज़ उठाएगा। मैंने प्रशासन को पूरी मजबूती से कहा कि 48 घंटे आपका है। मेरे पास CO साहब का भी फ़ोन आया। तो काउंटडाउन उनका चालू हो चुका है? नहीं, काउंटडाउन चालू हो गया है, वो 1 घंटे पहले से चालू हो गया है। मैंने सोशलाइज कर दिया है कि नहीं ठीक है। और हम लोगों की ताकत, इतनी बड़ी ताकत है समाज में कि इस समय जहाँ जिस ज़िले में जा रहे हैं वहाँ पूरा हवा पानी बना के जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं
कि हर एक तरीके से हवा पानी का क्या मतलब है? सोशली, मेंटली, भौकाल, दुनियादारी, सब कुछ। देखिए हम लोग कुर्मी हैं, हम लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, पावर है, हाँ सब कुछ है, लेकिन हमारे समाज के नेता उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आएंगे, नेताओं पे आएंगे। हाँ, तो हम लोग वो पूरा माहौल पूरा भौकाल से जाते हैं। तो लोग अब जो जिसके यहाँ जाएं, जैसे हम लोग बलरामपुर गए तो कम से कम 100 गाड़ियों के काफिले से बाकायदे पूरे मजबूती से गए, तो उस परिवार को लगा कि नहीं यार, अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो हमारे साथ ये भाई खड़े हैं। मैं बता दूं, बलरामपुर इंसिडेंट में वो लोग खाना नहीं बना था 2 दिन उनके यहाँ। जब हम लोग गए तो वहाँ उनके परिवार में जो प्रधान जी के भाई थे, हालांकि उनके घर हम लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, प्रशासन ले आया, हम लोग को थाने में ही मिलवाया, पहले ही आप लोग को हाँ डिटेन कर लिया गया था। बहरहाल हम लोग जाते, लेकिन हम लोग तो न्याय चाह रहे थे कि किसी तरह गिरफ्तारी हो, न्याय मिले। हम लोग गए तो प्रशासन जब वो आए तो उन्होंने बोला, भैया जब हम वो घर गए, फ़ोन किए मेरे पास, तो कहे भैया बहुत दिन बाद मतलब मुझे लगा कि अब हम लोग लड़ लेंगे, और सब लोग लड़ रहे हैं, वो लोग कानूनी रूप से लड़ रहे हैं, मजबूती मिली भाई, चौड़े से चलते हैं एकदम। पुलिस की वहाँ सिक्योरिटी थी, कहे नहीं ठीक है, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, भले हम इस गांव में अकेले हैं, तमाम ठाकुरों का गांव है, पंडितों का गांव है, लेकिन भैया अब डर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर खरोच आएगा तो मेरे भाई ये लखनऊ से हैं, इलाहाबाद से हैं, सब लोग टूट पड़ेंगे। तो वो ताकत पैदा करनी है हम लोगों को। हम लोगों को एक ये ना, जो हमारा कॉमन साथी है वो भी अगर सड़क पे चल रहा है तो कोई जातिगत ना गाली दे उसको, इस तरीके से ह्यूमिलेट ना करे उसको कि उसको अपने गांव में रहने में भी शर्म आए कि नहीं यार, उसको समझौता ना करना पड़े, समझौता ना करना पड़े, उसके अपने पर्सनल जीवन में एकदम फ्रीडम रहे। जो आज़ादी संविधान ने मुझे दी है, जो आज़ादी हमारे महापुरुषों ने लड़ भिड़ के ली है, वो आज़ादी सबको देखिए। ऐसा नहीं कि आप ठाकुर हो तो आपके लिए अलग आज़ादी है, आप ब्राह्मण हो तो आपके लिए अलग आज़ादी है, आप SC हो तो आपके लिए अलग आज़ादी है, आप कुर्मी हो तो आपके लिए अलग आज़ादी नहीं। वो आज़ादी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। भैया हम तो एक बात में विश्वास रखते हैं, भाई पहले किसी को छेड़ो मत, अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ो मत। क्या बात है। अमरेंद्र सिंह पटेल के आगे जो आप बाहुबली लिखते हैं वो क्या मसला है? वो हमारे धनंजय सिंह वाले बाहुबली हैं? नहीं, वो लोग बाहुबली नहीं है। बेसिकली वो लोग तो खोखले बाहुबली हैं। वो जैसे हमारे बैकवर्ड दलित लोग उनके पीछे क्या करते हैं ना, कि बंदूक लेकर के, अपनी गाड़ी लेकर के, अपना पैसा लगा करके उनके लिए मर्डर करते हैं, उनके लिए गुंडई करते हैं हमारे लोग। लेकिन नाम किसका होता है? धनंजय सिंह फलाने बाहुबली है। मैं किसी का नाम लेके नहीं, जैसे जितने बाहुबली हैं हम लोग ऐसे आज तक चींटी भी नहीं मारे हैं। बाहुबली हमारे समाज के लिए, हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो आंदोलन होते रहते थे, तो हम लोग पूरी मजबूती से, जैसे तमाम हमारे साथी आंदोलन कर रहे, तो उसमें मैं भारी भरकम था, लगभग 109 kg का था, और तगड़ी पर्सनालिटी थी उस समय। बाहुबली मूवी नई उस समय मेरा नाम भी अमरेंद्र था, अमरेंद्र है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि जैसे लोग आते थे ना, धरने में आए और चले गए, ये होता था कि कोरम पूरा करने वाला, कि आए खाए पिए चले गए, चलो अब जिसको लड़ना, फॉर्मेलिटी कर दी है, फॉर्मेलिटी। तो हम लोग PNP है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, वो कार्यालय है, वहाँ हम लोग आंदोलन कर रहे थे। तो मैं देखा लोग सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। तब मुझे समझ में आया नहीं, इसमें कुछ तो हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक लोगों के अंदर नौकरी का भी था। तो हमने क्या, एक मोटा बांस लिया, गेट पे खड़ा हो गया और गेट बंद कर दिया। कहा कि भाई अब जो आ गया है वो आ गया है, जाएगा नहीं, अब वो जाएगा तो शाम को ही जाएगा। तो ऐसे महीनों धरना चला। तो कहने लगे अरे यार नहीं, आप पूरा काम देखिए बाहुबली जैसे करते हैं, अधिकारियों से नहीं डरते, पुलिस का अगर कप्तान भी आता है तो तुरंत आगे खड़े हो जाएगा अमरेंद्र। हाँ बताइए क्या है, क्या कानूनी है, आप क्यों हमको तो समय तक एडवोकेट थे कि नहीं थे? नहीं उस तब एडवोकेट नहीं थे, हाल फिलहाल में हुए हैं। हाँ भाई, लड़ते लड़ते हम लोग सोचे कि वकालत जरूरी है, कानून की जानकारी समझ जरूरी है, तो इस वजह से हम लोग एडवोकेसी में आए। तो वो कुल मिला के हमारे साथी फिर हमको कहने लगे नहीं ये बाहुबली है बाहुबली। तो हमारे इसलिए आपने जो संघर्ष के जो साथी थे, हमारे माँ बाप ने ये बाहुबली नाम नहीं दिया है, हमारे साथियों ने, हमारे माँ बाप ने तो अमरेंद्र कुमार सिंह पटेल था हमारा, हमारे साथियों ने मुझे। तो पिताजी ने कभी मना नहीं किया कि ये सब क्या जो है कर रहे हो, अपना सीधी राह चलो? हाँ भाई, एक देखिए हम लोग गरीब परिवार से रहे हैं, किसान परिवार से रहे हैं, हम लोग कुर्मी बिरादरी से हैं। तो एक कॉमन परसेप्शन होता है कि पढ़ो चपरासी बन जाओ, सिपाही बन जाओ,
लेकिन मैं अपने फादर के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे फादर हमेशा से ये कहे कि बड़े करो। हम लोग इंजीनियरिंग के छात्र रहे, हम लोग फिर सिविल की तैयारी किए, फिर ये हुआ कि नहीं नौकरी, अच्छी नौकरी चाहिए, तो टीचर्स की भी नौकरी अच्छी मानी जाती है। हमारे पिताजी ने कभी ये नहीं कहा। मैं बता दूं कि अभी मैं सिपाही होता, 2013 या 14 है शायद, उस समय मैं पुलिस का फॉर्म भरा था, हमारे सब साथ के लोग सिपाही हो गए। पिताजी, मैं घर गया था और उनसे कहा कि कल मेरा एग्ज़ाम है, जाना है कहीं, फर्रुखाबाद मेरा एग्ज़ाम है। उन्होंने कहा नहीं, इतना पढ़ाया लिखाया है और इसके बाद अगर तुम सिपाही बनोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। तो मैं एग्ज़ाम ही देने नहीं गया। क्या बात है, ये आइडियोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं इतने बड़े घर का नहीं हूँ, लेकिन मेरे फादर का, मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती। वो कभी पैसे को पैसा नहीं समझा। अगर उनसे मैं छात्र जीवन में कहा कि नहीं मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, सपोज दैट, तो उन्होंने कहा अच्छा ये 500 लो। फिर जाते जाते कहा कि नहीं ये लो 500, हाँ 500 और रख लो। हाँ उल्टा सीधा। लेकिन हमारा भी रहा ना, कभी किसी नशा से मेरा वास्ता रहा, जो भी गलत कार्य थे। चूँकि मेरी ज्वाइंट फैमिली थी, तो फादर भी मेरा सपोर्ट करते थे, चाचा भी मेरा सपोर्ट करते थे, बड़े पर मैं अपने घर का मतलब बेसिकली एक ज्वाइंट फैमिली थी, 5 भाइयों की फैमिली थी, लेकिन हमारे ऊपर हमारे पूरे घर का हाथ होता था। चाचा भी मुझे दे देते, सपोर्ट करते थे। बड़े पापा हमारे थे, समझ के वॉल्यूम बढ़ जाता था। तो ये होता था कि मतलब मैं अपने घर का सबसे होनहार था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, तो बड़ा अच्छा रहा। घर वाले तो हमेशा चाहते हैं, आपकी जो बात थी कि बाहुबली कहने पे या फिर ये नेतागिरी, दुनियादारी, जी, तो घर वाले तो चाहते ही हैं कि बैकवर्ड दलित समाज में तो एक कॉमन परसेप्शन है यार कि नौकरी करो निकलो, भाई चपरासी की नौकरी है उसका भी फॉर्म डालो, मास्टरी की नौकरी है उसका फॉर्म। लेकिन मेरे फादर का हमेशा से क्लियर कट है, लेकिन अच्छी नौकरी करना है। सिविल की तैयारी, हम लोग एनडीए की भी तैयारी किए, हमेशा मतलब अच्छी तैयारी किए और अच्छे उसमें। फादर तो हमारे हमेशा चाहते थे कि तुम कुछ भी ना करो, शिक्षक वगैरह ये सब छोड़ो, सिर्फ सिविल की तैयारी करो, जो भी होगा। तो हमारे घर से पूरा फ्रीडम था। आज भी मेरी 10 साल शादी हो गई है, मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि एक होता है ना कि आप किस वे में जा रहे हो। तो कॉलेज कहाँ से हुआ आपका? इलाहाबाद से ही हुआ मेरा। अच्छा, इलाहाबाद से? हाँ, इलाहाबाद से। जैसे आप इतने सारे प्रकरण में जाते हैं, अयोध्या ले लें या बलरामपुर ले लें, तो कुछ ना कुछ नया चलता रहता है समाज में। तो ये जो इस तरह के तत्व हैं, जो इस तरह के मतलब पूरे समाज को जो टारगेट करते हैं, पूरी बिरादरी को मतलब उन्होंने ठेका ले रखा है, वो तो ये क्या मानसिकता है या उनका निजी रहता है, कुछ उस तरह के प्रकरण रहते हैं, कैसे आते हैं ये? हाँ देखिए, इसमें ये वर्षों पुरानी सोच है। ये बहुत जरूरी है और सबको इस पे सोचना चाहिए। हाँ। ये बेसिकली क्या होता है ना कि उनके फैमिलियर में जैसे क्या होता है ना, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, ये सब चीज़ें बहुत अभी गांव तबके में बहुत ज़्यादा है। शहर में लोग पढ़ लिए, लेकिन आज भी अगर आप बहुत पढ़ ले, मैं खुद अपने गांव का, अगर अपने गांव में जाऊं, अगर गांव में रहूं, तो वहाँ जो एक ऊपर नीचे वाला सिस्टम बना हुआ है, आपको ऊपर वाला नीचे ही देखेगा। ये नहीं देखेगा कि फलाने अच्छा नेता है, अच्छा एडवोकेट है, अच्छा शिक्षक है, अच्छा पढ़ा लिखा है, मुझसे बहुत ज़्यादा डिग्री है। इन सब चीज़ों का बहुत गांव में बहुत फर्क नहीं मतलब पड़ता। रियल वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करेंगे, जाति से तुलना वहाँ करेंगे। आप अगर फलाने बैकवर्ड क्लास में हैं तो आप बैकवर्ड हैं, दलित क्लास में हैं तो आप दलित तो तुम चाहे जो उनसे डिग्री अचीव कर लो, लेकिन रहोगे बैकवर्ड। हाँ, वो एक फॉरवर्डनेस जो है वो अभी भी गांव वाले इन्वायरमेंट में बना है। हालांकि हम लोग उसी को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे समाज का लड़का है या हमारे समाज के लोग हैं, वो लोग अगर गांव में उनसे कोई कहे कि ये फलाने तुम करके बोले, सपोज दैट, बाकी आप समझ सकते हैं कि क्या, अगर वो मुझे तुम कहे तो मैं भी कहूँ हाँ तुम, अगर मेरे सेम एज में है, मान लीजिए चले बड़े हैं तो ठीक बात है। एक रिस्पेक्ट अगर का भाव होना चाहिए। अगर अब हमारे समाज में ये बुराई है कि अगर फलाने ब्राह्मण के बेटे हैं, 10 ही साल के हैं, आप 20 साल के हैं, तो फलाने महाराज जी नमस्कार, ये सब चीज़ें छोड़े। अब एजुकेशन जहाँ है, इन सब चीज़ों को कोई जगह नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, तो आप रिस्पेक्ट के लायक हैं। आप मुझसे कम पढ़े हैं, आप हमसे कम जानकार हैं, तो आप वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं। हाँ ठीक है, हम आपको गाली भी नहीं देंगे, हम आपको बुरी तरीके से देखेंगे भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि भाई आप मुझे तू कहोगे तो मैं भी तुम्हें तू कहूँगा। आप मुझे गाली दोगे तो हम भी आपको गाली देंगे।
तुम माँ बहन की गाली दोगे तो हम भी माँ बहन की गाली देंगे, प्यार से बोलोगे तो बहुत प्यार से। ये सारी चीजें अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि देखिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ये जब तक बराबर नहीं होगा, भाई मैं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, अपने गांव में जाऊंगा तो जो एक ऊंच नीच वाला भेदभाव है मुझे अभी भी वो करने का, मान लीजिए चले मुझे रिस्पेक्ट देंगे लेकिन मेरे चाचा के लड़के को नहीं देंगे, मेरे परिवार के लोगों को नहीं देंगे, मेरे गांव के लोगों को नहीं देंगे। लेकिन जब ये जातिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब ये चीजें बराबर हो जाएगी, सिमिलैरिटी आएगी, जब सिमिलैरिटी आ जाएगी, प्लेइंग लेवल फील्ड सेम हो जाएगा, तब आपको सारी चीजें मिलेंगी। और वो कब मिलेंगी? जब कोई समाज का व्यक्ति अगर कोई उसको जिस तरीके से, जिस लहजे में बात करे, आप उसी लहजे में जवाब दीजिए, तुरंत सिमिलैरिटी आ जाएगी। आप इंतजार मत करिए कि फलाने आएंगे, मजबूती तो होनी चाहिए ना। हाँ, इस बात का इंतजार मत करिए कि कोई मसीहा आएगा आपको आपका अधिकार दिलाएगा, तो इसके चक्कर में मत पड़िए, कोई मसीहा नहीं आएगा। हाँ, आपको अपने परिवार, अपने लोगों की आपको स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ना। हम लोग तो ये नहीं कहते कि नहीं अमरिंदर आएगा, फलाने आएंगे तभी जाके तुम्हारी मदद हो पाएगी। मैं कहता हूं यार, अमरिंदर तुम्ही को बनना पड़ेगा, ताकत तुम्ही को बननी पड़ेगी, तब जाके न्याय मिल पाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये सोचो कि कोई दूसरा आएगा आपकी मदद करेगा, कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं करता। ये सब कहने की है। आप दूसरे के, मैं अपने, जैसे हमारे समाज के नेता हैं आदरणीय अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री हैं, आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, एक प्रश्न भी ले लेंगे। थोड़ा सा उससे पहले ले लेते हैं, आपकी जो टीम में हम देखते हैं कोई सनी पटेल जी हैं, अभंजय हैं, कभी कभी सरदार सेना वाले भी देखने को मिल जाते हैं, तो टीम आपकी कौन सी है? अरे हमारी टीम, हम लोग हैं, सनी भाई हैं, अभिजय भाई हैं, नवरत्न है, हम लोग पूरी मजबूती से, ये 4 भाई, और ये सोचिए कि एक इलाहाबाद का है, एक सुल्तानपुर का, एक अंबेडकर नगर, एक अपना भाई आजमगढ़ का, और अभिजय भाई अपने शाहजहांपुर से। ये सोचिए कि इतनी बड़ी ताकत है। और इन 4 भाइयों से भाई एक मजबूत वकील, एक मजबूत नेता, मेरे अंदर तो दोनों है, वकील भी है, नेता भी है, लीडरशिप क्वालिटी भी है, और सब सामाजिक है। सबसे बड़ी बात है, सबकी फीलिंग सेम है कि हमारे समाज की तरफ अगर कोई देखेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये 4 भाई ये देखिएगा ना कि देश और प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखते हैं। आप 1 साल बाद मिलिएगा, आपको ऐसा लगेगा, ये बात आज ये रिकॉर्ड हो रही, इसमें मैं बोल दे रहा हूं कि इतनी बड़ी ताकत हम लोग डेवलप कर देंगे कि कोई भी हमारे समाज की तरफ अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि इसके समाज के लोगों को गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत जगह बयाना ले रहे हैं। हाँ, गलत जगह बयाना, और हम लोग वैसा बयाना फिर उनके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। पैसा आज के समय पे अपना खर्च करके समय निकाल के जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कैसे अपने समय और पैसा दोनों को लगा रहे हैं इन चीजों में? देखिए, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो आपका विचार कैसा है। जैसे हम लोग अपने आप को पॉलिटिकल मानते हैं, सामाजिक मानते हैं, तो सामाजिक और पॉलिटिकल तब होंगे कि जब समाज में हम जाएंगे, समाज की बात करेंगे, समाज के लोगों के सुख दुख में, उनका सुख दुख में हम अपना देंगे, हाँ, तब सामाजिक होंगे ना। अब उसके लिए तो भाई आपको उतनी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। सामाजिक कहेंगे तो समाज में भाई किसी की शादी में जाना है, किसी की 13वीं में जाना है, कि कोई मर गया, किसी के यहाँ कोई इंसिडेंट हो गया, अगर आप उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो सामाजिक किस बात की? तो वही बात है। और जाने आने में तो भाई जो खर्च हो रहा है वो तो सेकेंडरी है। तो सारी चीजें हैं। हमारा समाज बहुत मजबूत है। हम लोग आज से ऐसा नहीं है कि अंबानी परिवार से हैं, लेकिन मेरे समाज में इतने मजबूत अधिकारी हैं, मजबूत सामाजिक लोग हैं, बहुत मजबूती से हम लोगों की मदद करते हैं। बताइए, हम लोग जहाँ जाते हैं ना, तन मन धन हर एक तरीके से हमारा समाज मजबूती, और इस वजह से करता है ना, उसको पता है कि हमारे जो नेता हैं वो नहीं कर रहे हैं, इन लोगों के अंदर पोटेंशियल है, अगर हम लोग भी गलत करेंगे तो हम लोगों का भी साथ छोड़ देंगे। जैसे आप मजबूती की जो बात कर रहे हैं, जैसे अगर कुर्मी समाज को देखें तो लोग पढ़े लिखे खूब हैं, जो पढ़े लिख गए वो आगे निकल गए, बट उन्होंने कभी अपने पुराने घर परिवार की तरफ पलट के नहीं देखा। तो इसको कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं इसको।
हाँ बिल्कुल महसूस करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी रीजन है। आप हो लोग सकता है नहीं इंडिया बताते के, हैं। इसको आप ऐसे लीजिए कि आप अगर हो सकता है इंडिया के बाहर जाएं कभी, तो आपको हो सकता है वो आपको मिल जाए, या हाँ आप कहीं बिल्कुल। बाहर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बड़ी जगह दिखें। आप पहले आमतौर पे हम एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, हाँ बट बिल्कुल। जब हम कहीं बहुत रिनाउंड जगह होंगे तो हो सकता है हम एक दूसरे को टकराएं और तब हमारा कोई और परिचय करा रहा हो। ऐसा बहुत दफा हमारे साथ हुआ। बहुत सारे लोगों को जैसे हम सोशली तौर पे हम उतना नहीं जानते, बट कहीं पे रिनाउंड जगह आप मिलो तब किसी और ने हमारा थर्ड पर्सन हमारा परिचय करा रहा है, तो हम अपने को हाँ कहीं ना कहीं बहुत कम जानते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल। आपने कहा कि ना कि समाज के लोग जब मजबूत हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप समाज के लिए करोगे, बेसिकली ये नहीं कि सिर्फ हाँ दिखावा कि मैं सामाजिक हूँ, मैं समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, दिखावा नहीं। समाज के लिए करोगे जब आप, तो समाज आपको रिवर्ट करता है। आज हम लोगों के पास देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें मतलब एक कह सकते हैं कि दिखावा है। हाँ, उतना मजबूत हम लोग नहीं है। लेकिन जब हम लोग समाज की लड़ाई लड़ना शुरू किए तो समाज पूरी मजबूती से खड़ा हुआ। किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, लोगों ने खूब सहयोग किया। हाँ, मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि मैं पीजीआई में, मेरे रिश्तेदार थे, उनको समस्या थी, तो वहाँ हम ऐसे हॉस्पिटल में गए, ऐसे घूम टहल रहा था, तो हमारे समाज के कुछ डॉक्टर मुझे देख लिए। मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी, लेकिन वो पीछे पीछे मेरे आए और तुरंत बोले कि अरे क्यों अमरिंदर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात होगी? हाँ, क्या बात होगी? तो मैंने बताया नहीं, ऐसे ऐसे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, उनको समस्या थी। तो फिर हल हुआ और लग के, मतलब पूरा स्टाफ लग के उनकी मदद की, तो बड़ा अंदर से एक अच्छा फील आता है। ऐसे बहुत जगह है, कहीं भी जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अभिजय के यहाँ हम लोग शादी में गए, कि उनके भाई की शादी थी, उनके यहाँ रिसेप्शन में हम लोग गए। तो मतलब समाज पूरी तरीके से 2-2, 3-3 घंटे लोग लगातार मिल ही रहे हैं। इवन ये हो गया कि हम लोग खाने पीने में समस्या होने लगी और पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब होने लगा। समाज मतलब इस कदर। तो आप देखिए, जब अच्छा करोगे, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब समाज नहीं मदद करता या समाज आपको ऊपर नहीं उठाता, करता है। लेकिन आप अगर बदल जाएंगे, स्वयं बदलाव ला लेंगे, तो समाज ही बदलाव ला लेगा। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य हुए, स्वतंत्र देव जी हुए, जब ये लोग संघर्ष कर रहे थे ना, तो समाज इनके साथ नहीं था, इनके साथ इनकी पार्टी खड़ी थी। तो ये लोग भी देखते हैं, यार नहीं ठीक है, हम लोग जब बुरे परिस्थितियों में थे तो कोई मेरे साथ नहीं दिया, लेकिन हम लोग क्या है, इधर हम लोग समाज की लड़ाई, समाज के लोगों को साथ लेकर के, समाज से सहयोग लेकर के, मुझे कोई डर। लोग कहते हैं ना, करे कहाँ से आता होगा, इसको समाज चंदा देता है। हाँ बिल्कुल देता है, बहुत मजबूत देता है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत मजबूती से हमारे साथ समाज खड़ा है, और ये समाज साथ खड़ा रहेगा तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मैं कह तो रहा हूँ कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ। बहुत लोगों के सपने हैं भाई। मैं कह रहा हूँ सपने हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सपने होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, लेकिन दिन में नहीं, रात में नहीं, संघर्ष करके संघर्ष करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में सोए तब सपने देखे, नहीं, खुली आंख से देखो, संघर्ष करके देखो, तब आप वो सफल हो जाएगा। जो करंट पॉलिटिक्स है उसमें कुछ कुर्मी चेहरे जो कि बड़े नाम हैं, अनुप्रिया पटेल जी का है, पल्लवी पटेल हैं, पंकज चौधरी का जो नया अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र देव सिंह का है, पूर्व अध्यक्ष थे, अभी मंत्री हैं, राकेश सचान जी का है, अभी कैबिनेट में मंत्री हैं। तो ये लोग समाज के बीच में बहुत कम देखते हैं, मतलब इस तरह के जब कुछ जातिगत प्रकरण होते हैं तो एकदम से गायब रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक एक करके मैं सबका पहले तो ये बताइए, इनमें से कोई ऐसा है जिसको आप पसंद करते हो? हाँ नहीं, पल्लवी पटेल जी हैं, नो डाउट संघर्ष करती हैं, और सोनेलाल पटेल जी जो हम लोग के आदर्श हैं, उनकी बेटी हैं, उसी बात पे हम आना चाहते हैं और हम उनको पसंद करते हैं। अनुप्रिया पटेल को नहीं करते? नहीं, बिल्कुल करते हैं। अगर वो विपक्ष में होती तो बिल्कुल करते, सड़क पे संघर्ष कर रही होती तो बिल्कुल करते। सोनेलाल पटेल जी ने जो लेगेसी बना के दी थी, उस अगर लेगेसी पे होती, डाइवर्ट हो गए, तो वन ऑफ द बेस्ट लीडर होती। मैं कह रहा हूं ना कि आप अनुप्रिया पटेल जी की बात कर रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री, मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूं। अनुप्रिया पटेल जी सिर्फ और सिर्फ आफ्टर सोनेलाल पटेल जी, जब से अनुप्रिया पटेल जी राजनीति शुरू की, हमेशा सत्ता के साथ रही। ऐसा कोई बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, कभी माथे पे पसीना, सड़क पे संघर्ष,
उनके किसी परिवार, मतलब परिवार मीन्स कुर्मी परिवार पे कोई आँच आ जाए तो उनके लिए लड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं रहा उनका। अनुप्रिया पटेल जी एक स्टैंड, मतलब फिक्स उनका क्राइटेरिया था कि या ये सांसद बन गई, ये विधायक बन गई, ये मंत्री बन गई। अभी पॉजिटिव जा रहा है। हाँ, वो एक उनका एक इन्वायरमेंट बन गया और उस इन्वायरमेंट से दूर नहीं रही। हालांकि हम लोग जब संघर्ष कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, तब वो बीच बीच में बहुत हार्डली बोली, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसके हम लोग लास्ट सिनेरियो तक जाते हैं तो लगता है कि नहीं, पॉलिटिकली था। जैसे चुनाव आता है तो 69,000 में न्याय नहीं मिलेगा तो मैं बदल दूंगी। जैसे चुनाव जीत जाती हैं, चुनाव में मामला फिक्स हो जाता है, सीट बंटवारा फिक्स हो जाती है। कौन 69,000, कौन क्या, 5 साल तक एकदम ठंडा रहता है 5 साल एकदम। तो अनुप्रिया पटेल जी बेसिकली सोनेलाल पटेल जी ने जो बना दिया, उसी को बेच के, मैं कहूंगा ना कि सोनेलाल पटेल जी के नाम को बेच के समाज में जाती है ना, तो अपना वो नहीं बता पाती। जैसे इतने लंबे समय राजनीति में रही, तो अब तो बताना चाहिए ना कि अनुप्रिया पटेल अगर कोई समाज पे वो आंख दिखाएगा तो अनुप्रिया पटेल आग लगा देंगी। ये भी नहीं, सोनेलाल पटेल जी ने जो कर दिया उन्हीं को बेच रही है कि नहीं, सोनेलाल पटेल की बेटी हूं, पटेलों की नेता हूं। पटेल नहीं नेता मानता, 200%। मैं कह रहा हूं जितने लोग हैं, किसी को पटेल नेता नहीं मानता। थोड़ा सा इसकी तरफ आएंगे, जैसे अभी आजकल लोकसभा का चुनाव अगर देखेंगे तो पीडीए का फार्मूला बढ़िया काम किया। बिल्कुल। कुर्मी समाज के बहुत सारे सांसद देखने को मिले। तो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी तय करे गए, पंकज चौधरी जी महाराजगंज से आते हैं, करीब 7 बार के सांसद हैं। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से कुछ समीकरण में फर्क पड़ेगा? लोग इनको नेता मानते हैं, आपने बता दिया। अनुप्रिया पटेल को नहीं मानते हैं तो पंकज चौधरी को मानते होंगे। बेसिकली भाजपा गलत उस पे दांव लगा दी। मुझे लगता है पंकज चौधरी को अगर मैं हॉनेस्टली आपसे पूछूं तो हो सकता है ये प्रदेश अध्यक्ष के पहले आप ना जानते हैं, या फिर अगर आप पर्टिकुलर आपकी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। पंकज चौधरी जी को अभी मैं 1.5 साल पहले एक बार हम लोगों को मोदी जी से मिलवाने के लिए इन्होंने कोशिश की थी, हालांकि वहां भी नाकाम हो गए। वहां हम लोग देखे कि हमारे समाज के लोग कितने असहाय हैं, मिलवा नहीं मंत्री हो जाए, नहीं मिलवा पाए। तो तब हम लोगों ने देखा, और बेसिकली पंकज चौधरी का सिर्फ इतना कंसर्न है भाजपा के लिए। भाजपा उसको बनाती है कि जो एकदम वाइट कॉलर हो, वाइट कॉलर इन सेंस रिमोट कंट्रोल, एकदम एग्जैक्टली, कि हमारे स्क्रिप्ट के बियॉन्ड ना जा पाए, पंकज चौधरी भाजपा के बियॉन्ड ना जा पाए, ऐसे लोगों को बनाए। मैं कह रहा हूं समाज में अगर होल्ड देखा जाए तो उसे बहुत अच्छा स्वतंत्र देव को फिर से रिपीट कर देना चाहिए था, स्वतंत्र देव जी को। हाँ, मजबूत। अवनीश सिंह एमएलसी हैं, वो भी मजबूत थे, थोड़ा ठीक ठाक तेवर वाले हैं। कौन एमएलसी? कौन? अवनीश सिंह हैं, लखनऊ से एमएलसी हैं, ठीक ठाक हैं, मतलब उनका ठीक है, अपनी बिरादरी के लोगों की मदद करते हैं। बीजेपी से हैं, उनको बना दे। पार्टी देखो, जो बड़ी पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, कोई दमदार आदमी बना देते, वो किसी को दमदार आदमी को नहीं बना। मैं कह रहा हूं ना कि वो हमारे समाज को कह देना तो नपुंसकता की ओर लेके जा रही। जो आदमी, अच्छा ठीक है, हम लोग सोचे चलो पंकज चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, योगी जी के खिलाफ हैं, हो सकता है कुर्मियों की मदद कर, कुछ मोर्चा खोले, मोर्चा नहीं, कुर्मियों की मदद कर दें। बिकॉज अब चलता है कि मोदी जी आए तो योगी के यहाँ नहीं गए, पंकज चौधरी जी के यहाँ चले गए। सब जैसे पंकज चौधरी का नाम चला, पूरा माहौल एकदम सेट हो गया कि नहीं, अब आ रहे हैं पंकज चौधरी मामला। पंकज चौधरी क्या किए, जैसे सब कुछ हुआ, बधाई उधाई सब दिए, वो भी योगी जी का पैर पकड़ लिए, पैर छू लिए। जब हमारे समाज को जलील ही करना है तो ऐसे लोगों को हम अध्यक्ष नहीं मानते। तो आप पंकज चौधरी जी को नेता नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। वो भारतीय जनता पार्टी के हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, बीजेपी के लोगों के लिए नेता हो सकते हैं, कुर्मियों के नेता नहीं है। कुर्मी कभी मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। कुर्मी कभी झुक के एक पद पे होने के बाद, केंद्रीय मंत्री है ना, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पहला ओहदा, दूसरा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो डिसाइड करेंगे कि योगी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, फलाने चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो डिसाइड करेंगे ना। आफ्टर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश का अध्यक्ष होने के बाद तो पैर तो नहीं छूना चाहिए था। ठीक बात। हाँ, तो हम नेता नहीं मानते। आपको लगता है कि कोई कुर्मी समाज का भविष्य में मुख्यमंत्री बनेगा?
अरे 200% बनेगा 27 करीब है। जिस तरीके से। हाँ बिल्कुल, 27 तो मैं बहुत बड़पोलापन तो नहीं कहूंगा, 27 की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर हम लोग 10 साल और जिंदा रहे, ये हमारे समाज के लोग हमारे पीछे ना पड़े, मैं बिल्कुल बहुत मजबूती से पीछे लगे हैं, लेकिन बहुत कमजोर लोग हम लोग नहीं है। अगर हम लोग 10 साल और जिंदा रहे तो मैं बता दूं कुर्मी समाज का ही मुख्यमंत्री रहेगा, बिकॉज कि हम लोग के पास हर एक ताकत है। हमारे समाज को ये कोई स्पष्ट कर दे कि नहीं यार तुम लड़ रहे हो और तुम लड़ लोगे, शक्ति बता दे कि तुम्हारी बता दे, हाँ, तो फिर कोई पीछे नहीं हटा सकता। ठीक बात। कुर्मियों का अपना इतिहास रहा है। सरदार पटेल जी पूरे देश को जोड़ के एक पूरा यूनाइट किया। उन्होंने एक अच्छा देश हम लोगों को दिया। नहीं तो अभी भी यहाँ सारी रियासतें इधर उधर होती, फलाने यहीं बगल में दूसरा देश होता, फलाने बगल में दूसरा देश होता, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन सरदार पटेल जी, उसके बाद सोनेलाल पटेल जी आए, कभी भी राजनीतिक चिंता नहीं की, कभी भी ये नहीं चाहे कि विधायक बने। मैं तो बेसिकली सोनेलाल पटेल जी को ही सरदार पटेल जी से ज़्यादा बड़ा आदर्श में मानता हूँ। उनकी जो छवि थी, दबंग छवि थी, अपने समाज के जहाँ भी समाज में गलत होता था वहाँ जाते थे और अच्छा काम करते। तो मैं उनको मानता हूँ कि नहीं वो ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी पे को हम लोग एडॉप्ट करते हैं। और वही जो बिना राजनीतिक लालच, हम लोग तो चाहते हैं ना कि भाई कोई अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री बन जाए, अपने समाज के हर सुख दुख में जाए। अरे बिल्कुल हम चाहते हैं। पल्लवी बन जाए, मैं चाहता हूँ कि सुतन देव बन जाए, भाई क्यों नहीं, जब बनेंगे। अलग अलग समाज के इतने समय से बन रहे हैं तो इसका भी नंबर आना चाहिए। अरे बिल्कुल। अच्छा बताइए, यादव का मुख्यमंत्री है आज, यादवों का जो टेलर टेम्पू टाइट है, क्यों है? मनोबल टाइट है। आज पूरे प्रदेश में कहा जाता है ना कि बोलोगे तो लठिया देंगे। भाई मैं कह भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, लेकिन डर भय दहशत यादवों का होता है। भाई अखिलेश यादव जिस जिले में चले जा रहे हैं, मैं किसी की हैसियत नहीं कि उनकी रैली, उनके काफिले के बीच कोई आ जाए, नहीं आ पाता ना, क्योंकि मजबूत लठिया देंगे। तो वही ताकत हमको पैदा करनी है भाई। लेकिन अब हमारे समाज के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा ना कि नहीं, अनुप्रिया पटेल नहीं लड़ रही है तो अनुप्रिया पटेल को हटाइए, उनको वोट देना बंद करिए। पल्लवी लड़ रही है तो पल्लवी को दीजिए, अमरिंदर लड़ रहा है तो अमरिंदर को आगे बढ़ाइए, अविजय लड़ रहा है तो उनको आगे बढ़ाइए, सनी लड़ रहे हैं तो सनी बढ़ाए। तो हाँ मतलब जो भी मुझे कोई किसी से मतलब ये नहीं। मैं आज कह रहा हूँ, बलरामपुर हम गए, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, अनुप्रिया पटेल चाहती तो हेलीकॉप्टर से जाती और फिर बैठ जाती कि आए कप्तान कहाँ हो, आओ सबको पकड़ो, भोकाल से काम होता। और फिर भैया मैं कह रहा हूं, आप डर रहे हो योगी आदित्यनाथ से, डर रहे हो। वो ना तो भाजपा के आदमी, ना तो आरएसएस के आदमी, सिर्फ एक जातीय दम्भ है, जो हिंदुत्व, एक दबंगई वाली छवि थी ना। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी ने तो उत्तर प्रदेश से, इवन ये कहूं कि लखनऊ से मोदी और अमित शाह की बैनर के फोटो हटवा दिया पूरी मजबूती से। क्यों? वो जान रहा है कि हम हिंदुत्व पे, हम अपने ठाकुरों की ताकत पे यहाँ राज कर सकते हैं, नहीं हटा पाए। ठीक बात। थोड़ा सा एक कमेंट ठाकुरों पे ले लेते हैं। ठाकुरों के इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहे हो? उनको तो खूब मैं वही ताकत तो बना भाई। मैं कह रहा आज कुर्मी पीटे जा रहे हैं, कुर्मी अगर मुख्यमंत्री हो तो नहीं पीटे जाएंगे, यादव की सरकार थी, यादव नहीं पीटे गए। आज ठाकुरों की सरकार है, ठाकुर क्यों पीटे जाएंगे भैया? मैंने बहुत बड़ी घटनाएं देखी। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। एक घटना थी मध्य प्रदेश की, कोई वर्मा जी का जो वीडियो वायरल हुआ था, बड़े मीडिया चैनलों ने उसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि वो ओबीसी समाज के थे, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी कर दी थी, मान लीजिए एक तरह से ब्राह्मण समाज पे। तो इस तरीके से तो आए दिन यहाँ पे मतलब लाखों में टिप्पणियां करी जाती हैं भैया। बैकवर्ड दलितों को तो वो मान लीजिए चलो इतना कहे कि उनकी रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, वे लाजमी है, पढ़े लिखे हैं। मैं कह रहा हूँ यार तमाम, मैं आईएसओ को बता दूं, आप वो आईएएस हुए, लड़की एससी कैटेगरी की है तब भी शादी हो रही है, लड़का एससी का है, लड़की ब्राह्मण है, लेकिन दोनों लोग आईएएस हैं, हो रही। जब देखिए ये ब्राह्मण ठाकुर बहुत चतुर कौम है, आप मजबूत हो जाइए, इतना फिर ये जाति नहीं देखी। इतना खुल के बोल रहे हैं, आपके मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है? नहीं दोस्त है, मैं तो उनसे भी यही बात बोलता हूँ। अगर शायद अमरिंदर अभी आईएएस हो जाए, अमरिंदर मंत्री हो जाए, तो कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, शादी कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, वो भी तो इंसान ही है।
तो ये सब चीजें देखो नहीं, देखिए कोई जातिगत चीजें एजुकेशन आने के बाद, शिक्षित होने के बाद न्यूट्रलाइज हुआ है। हाँ न्यूट्रलाइज हुआ है। मैं कह रहा हूँ आप देखिए डॉक्टर जैसे दो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, एक एससी है एक जनरल है, मजबूती से शादी करते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहां जान रहे कह रहे यार एक डॉक्टर ये भी है, इससे साथ शादी कर लेंगे, दोनों का भविष्य बना रहेगा, मजबूत पैसा आएगा। वो कौन बहुत चतुर है, अगर आप बेरोजगार हैं तब आप नहीं कर सकते। आप पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और भाई वहां के वर्मा जी बताइए एससी कैटेगरी से आते हैं, आईएएस हैं, बहुत सोच समझ के बोला होगा उन्होंने। एससी वर्ग ने बहुत प्रताड़ना झेली है। आप जैसे बोल दिए कि वो आईएएस हैं, आईएएस बाद में बने होंगे, वो पहले प्रमोटेड आईएएस होंगे धीरे धीरे। नहीं मैं वो बात में नहीं जा रहा हूँ। आईएएस वो बाद में बने होंगे, पढ़ लिख के लड़ भिड़ के बहुत संघर्ष तब आईएएस बने होंगे। वो आईएएस से पहले एससी थे, शेड्यूल कास्ट के थे। उन्होंने देखा होगा अपने गांव में, अपने घर में कि किस तरीके से दलितों पे अत्याचार होता है। आफ्टर आईएएस के बाद उन्होंने देखा होगा कि नहीं ठीक है, अगर रिजर्वेशन की बुराई हो रही है, रिजर्वेशन को गलत कहा जा रहा है, तो यार खत्म कर दिया जाए। भाई मैं कह रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं, हम कुर्मी हैं, और हम दोनों लोग आपके घर शादी कर लें, आप हमारे घर शादी कर लें, तो फिर दोनों लोग बराबर हो गया। आपका कुछ धन हमारे पास आएगा, आपका सुख हमारे पास, आपका दुख हमारे पास, आपका पैसा, सिमिलरिटी हो जाएगी। हाँ, तो फिर हो सकता है हमें भी रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े। उन्होंने यही कहा कि भाई रोटी बेटी का संबंध कर लो, हम रिजर्वेशन मांगना बंद कर देंगे, ये रिजर्वेशन पे लड़ना शुरू बंद कर देंगे। तो कोई बुरा नहीं कहा। और इस पे जिसको बुरा लग रहा है भैया वो बुरा लगे। देखिए हम इस समाज में पैदा हुए हैं, हमने प्रताड़नाएं झेली हैं। थोड़ा बहुत आप प्रताड़ित हो जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सदियों से मारे गए हैं, गरियाए गए हैं। कुछ लोग पहले से दम भरते थे कि ये मेरा चंगा है और तुम्हारी बहन बेटियां यहाँ बैठेंगी, ये मेरा अधिकार है। तो हम लोग उस चीज को झेले हैं। हमारे समाज के लोग, हमारे पूर्वजों ने उस चीज को झेला है। ताव से मोछा ऐंठ के हमारी बहन बेटियों को दासी कह दिया जाता था। आज संविधान न होता तो हमारी बहन बेटियां फिर वही दासी बन के बैठी रहती। भाई संविधान बाबा साहब ने सिर्फ बैकवर्डो दलितों के लिए नहीं बनाया, सबके लिए बनाया। उन फॉरवर्ड महिलाओं के लिए, उन फॉरवर्ड महिलाओं को जिन्हें मतलब एक तरीके से महिला कहा ही नहीं, मतलब इंसान माना ही नहीं जाता था, चीज माना जाता था। आप एक तो काना बाबा है, आप देखते होंगे, राम भद्राचार्य, उसको मतलब एक तो अंधेरा है, दूसरा उसको दिखता कहां से है। अभी बोल रहा है कि महिलाएं इंजॉय लेने का सामान है, उसको कैसे पता चलता है ये सब? और उनको तो बहुत बड़े लोग पूछते हैं। अब भैया देखिए अपना दुकान चलाने के लिए देखिए एक सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो जानते हैं कि हम लोग 1-2% लोग हैं। हमारा राज तभी चलेगा, धर्म का भय दिखाएंगे कि तुम ये करोगे तो तुम्हारा ये भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म का भय दिखा करके अपने आप को सो कॉल्ड ज्ञानी बताइए। ये सब स्कूल नहीं गए हैं, ये सब संविधान नहीं पढ़े हैं। और आज के समय में यही तो है, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जिनके पास LLB LLM की डिग्री है, जिनके पास प्रोफेसर्स की डिग्री है, जो डॉक्टरेट की डिग्री है, वो लोग बड़े ज्ञाता होने चाहिए। ये सब ससुरे निछंत अनपढ़ लोग जो कभी देखे ही नहीं, कभी किताब ना स्कूल ना टीचर, मतलब अपने मन गढ़ंत बातें। फलाने राम थे, वो आए थे, वो तीर मारे थे तो ये हो गया था, फलाने ये थे तो ये हो गया था, जिसको हम लोग कभी देखे ही नहीं। ये देखिए राम आस्था का विषय है, हाँ, अंबेडकर आस्था का विषय है। आप मेरे आस्था पर मत छेड़छाड़ कीजिए। आप मुझे उल्टा सीधा गाली दे दोगे तो भैया हमें तो अंबेडकर ने ताकत दी, हम तो उसका गुणगान करेंगे। आपको श्री राम ने ताकत दी, आप उनका गुणगान करिए। भैया जो जिसके संख्या जितनी होगी वो उसका डिसाइड कर लीजिएगा। भाई राम वाले ज्यादा होंगे तो राम जीत जाएंगे, अंबेडकर वाले ज्यादा होंगे तो अंबेडकर जीत जाएंगे। बट राम और अंबेडकर की कोई तुलना नहीं है। हाँ ठीक बात है, कोई तुलना नहीं है भैया। अंबेडकर ने हमें जीवन जीना सिखाया,
राम भगवान है, बट हाँ। ये लोग प्रोजेक्ट उसको अलग वे में कर देते हाँ हैं हाँ एक बिल्कुल। तरीके से। आप वो इसको तो ऐसा भी मतलब समझ सकते हैं। जैसे हाँ, मैं बता दूं कि इससे पहले मैं बहुत मतलब धार्मिक था। हाँ। 2017 तक, जी। 17-18 तक मैं बहुत धार्मिक था। इवन बताऊं तो मतलब ये है कि मंगलवार व्रत रहना, मंदिर जाना, दुनियादारी। इसके बाद इंसिडेंट आया, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण की लड़ाई लड़ने लगे। तमाम अधिकारियों के यहाँ जाते थे जो फॉरवर्ड क्लास के अधिकारी होते थे, मतलब इतना गंदा बोलते थे, तुम लोग रिजर्व कैटेगरी के हो, तुम लोग अछूत हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। इस माइंडसेट के लोग आज भी। हाँ, अरे आज अभी हाल फिलहाल की घटना बता, आज भी मतलब हम लोग तो रोज फेस करते हैं। तो हम लोगों ने देखा लड़ते लड़ते, हम लोग सोचे यार, सोचो हम लोग रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों को लोग शूद्र बोलते हैं, हम लोगों को लोग अछूत बोलते हैं, हम लोगों को गंदी नज़र से देखते हैं, सिर्फ क्यों? ओबीसी है। ओबीसी है। तब हम लोगों को समझ में आया यार, अच्छा हम लोग एजेंडा किसका कर रहे हैं? हम लोग जाने कि ये जो फॉरवर्ड है ताकतवर कैसे है। तो पता चला यार, हमारे लोग उनके मंदिर में जाके उनको मजबूत चंदा दे करके, हमारे लोग उनको गाड़ी घोड़ा दे करके, उनके पीछे चल करके सब उनको मजबूत कर रहे हैं। भाई फॉरवर्ड लॉबी है जो कितनी है, 10-15%, हम कह रहे चलो 20% हो, हालांकि है 10%, लेकिन हम 20% मांग ले, तब भी 70% बैकवर्ड दलित है ना। लेकिन राज क्यों कर रहा है वो ये सब कंसेप्ट अच्छा है ना। हाँ, उनका पूरा एक मैनिफेस्टो है हाँ। कि फलाने राम है, फलाने रहीम है। आप देखिएगा, धर्म एक ऐसा विषय है, जैसे अभी राम रहीम गए, निशान मतलब बलात्कारी पुरुष। अभी सब जितने बाबा हैं सब बलात्कार में जेल जाएंगे, और रोज करते हैं। जितने ये बाबा हैं मटा दें, मैं खुलेआम कहता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। ये बाबा टाइप जितने लोग हैं खूब बलात्कारी है, मजबूती से, ये सब इनका काम ही वही है। हमारे बैकवर्ड दलित की महिलाओं का शोषण करना, तो ये सब सारी चीजें इनका है। पर ये राम रहीम, अब एक बाबा और था जो नाश्ता वास्ता था, वहीं का, हरियाणा टाइप का, हरियाणा तरफ का, वो भी मतलब खुलेआम मोदी उदी जाके। अच्छा, जब उसके ऊपर आरोप लगे, कोर्ट ने प्रूफ किया कि नहीं ये आरोपी है, तब तो यार शर्म आनी चाहिए ना, देश को समझ लेना चाहिए ना कि बाबा वाबा कुछ नहीं है, ये सब सारे ढपोसले बात है। आसाराम डुप्लीकेट है सारे। आसाराम। और सोचिए, आज एक और बाबा है बागेश्वर, क्या कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। साला 25-26 साल का लड़का है। मतलब उसको ये नहीं समझ, और अपने आप कहता है, हाव हाव करके अपने आप कहता, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बताते वहां जो आतंकवादी घटना हुई, मुझसे पूछ ले, बता देते। अरे साला ये सब थे कहाँ? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। पहलगाम की घटना हो गई, अभी दिल्ली में हो गई, ये क्या बाद में प्रयागराज में भी उन्होंने कुछ कमेंट हाँ, प्रयागराज में हो गई। जा जाके प्रयागराज का पूरा बता दिया कि यहाँ मुसलमान नहीं आएंगे, हमारे ही लोग रहेंगे, तब भी घटनाएं हो गई ना। तो लोग क्या, ये सब सिर्फ और सिर्फ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी या फिर गृह मंत्री हों चाहे प्रधान में, सब जानते हैं कि ये सब साले अनपढ़ लोग, जाहिल लोग हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बताइए, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, पूरा ऐलान किया कि हम पैदल चलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दिल्ली से मथुरा तक। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सोचिए, ये 5-10% लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर हम लोग बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए ऐसा आंदोलन करने लगेंगे, तो क्या मोदी जी हमारा सपोर्ट करेंगे? क्या योगी जी हमारा सपोर्ट करेंगे? संविधान में तो आजादी है ना, कि अगर देखिए, चलिए हम उनको, चलिए हिंदू राष्ट्र बनाए, स्वतंत्र हैं भाई, 10-20% लोग स्वतंत्र हैं, उनका अपना अलग हिंदू राष्ट्र रहेगा। बहुजन राष्ट्र हम 85% लोग बनाना शुरू कर देंगे, अपना अलग बनाते। तो 85% राज करेगा कि 15% राज करेगा? ठीक बात। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे जी, कि जो लोग बहुत सारे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है अंडर 18 हो, यूथ होंगे, कुछ हो सकता है 18+ भी हो, बहुत सारी आपकी लाखों में फॉलोइंग है, बहुत सारी वीडियो की रीच जाती है, तो आप क्या उनको गाइडेंस देना चाहेंगे कि भैया तुम पहले इनको पढ़ो, सरदार पटेल को पढ़ो, शिवाजी को पढ़ो? कौन से 3-4 आइडियल लोगों को पढ़ना चाहिए जिससे उनमें समझ एक डेवलप हो? देखिए, मेरी विचारधारा बहुत अलग है। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जरूर कहूँगा, हो सकता है बहुत लोग प्रेरित हों। देखिए, आइडियोलॉजी पे काम करने से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि जैसे सरदार पटेल जी हैं, उनका ज़माना अलग था,
उनकी लड़ाई अलग लोगों से थी। बट पढ़ेंगे तो मुझे लगता है इंस्पायर होंगे एटलीस्ट। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं ठीक पढ़ते। बात है, मैं जान रहा हूँ। पढ़ने के लिए तो जब कक्षा 5 के बाद आप आगे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको इन जनरल मिल जाती। मैं अपनी बात पे आता हूँ कि जैसे ये सरदार पटेल जी है, तमाम महापुरुष हुए जिसको लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर जी को पढ़ो, फलाने जी को पढ़ो, सरदार पटेल को पढ़ो, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ो, जो लोग आपके लिए योगदान, आपके जीवन में योगदान किए उनका पढ़ो। लेकिन हमारा थोड़ा सा मानना अलग है। मैं थोड़ा क्रांतिकारी उसमें रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो आज वर्तमान परिस्थिति है, देखिए पढ़ते पढ़ते उनकी आइडियोलॉजी स्थापित करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हमें आज के वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें क्या चल रहा है, जैसे आज मुझे कोई मार रहा है तो पहले जैसे कोई मुझे एक थप्पड़ मार दिया, अब उसका मैं जवाब ना दूं, मैं पहले जाऊं कि हमारे कौन से महापुरुषों ने एक थप्पड़ का जवाब दिया था, कि कोई महापुरुष कहा था कि नहीं ये वाले काल में भी मार लो तो बहुत टाइम निकल जाएगा। बहरहाल पढ़ना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए, लेकिन हम इस पे कहते हैं कि आज जो वर्तमान सिस्टम है अगर हमें दबाया जा रहा है तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। जो हमारे नौजवान हैं बिल्कुल पढ़ें, अच्छी डिग्री लें, लॉ की डिग्री सबको लेनी चाहिए, लॉ सबको पढ़ना चाहिए। और जो लोग जो परिवार खास करके बैकवर्ड दलित परिवार हैं, अपने बच्चों को सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे ग्रेजुएशन करें, फलाने चपरासी लग जाए, नहीं, फॉरवर्ड लोग जो हैं वो पूरी तरीके से आज़ादी देते हैं। वो मैंने आज़ादी पाई है तभी मैं उस तरीके से लड़ पा रहा हूँ। वो कहते नहीं तुम सिविल की तैयारी करो, तुम फलाने, अवेयरनेस ज़्यादा है, मजबूती। जब देखो लोग कहते हैं ना कि अच्छा मैं 5 साल गया दिल्ली पढ़ने, 5 साल वहाँ सिविल की तैयारी किया, लोग कहें क्या मिला, वापस चले आए, मान ली मुझे मैं IAS नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं बना। लेकिन जो आपके अंदर तेजपन, जो आपके अंदर शिक्षा, जो आपके अंदर ताकत उस 5 साल के अंदर आपको मेंटली हर एक तरीके से आप मजबूत हुए हैं, वो आपके समाज में बहुत बड़ी ताकत पैदा करेगा। हम लोग जब घर से फ्री हुए, घर का दबाव हम लोगों के ऊपर नहीं रहा, हम लोग पूरे प्रदेश देश में घूमे। मैं अपने समाज के ऊपर याद है, जैसे मैं एक इंसिडेंट हुआ था, मोती सिंह मंत्री रहे, हमारे पटेल समाज का पूरा घर और जला दिया गया था, तो हम लोग गए वहाँ। तब उतना राजनीति में हम लोग एक्टिव नहीं थे। हाँ, बड़े भाई हम लोग के नीरज पटेल जी पूरा उस आंदोलन को आगे लीड कर रहे थे, पूरी मजबूती से लगे थे। तो हम लोग इलाहाबाद के कुर्मी थे, तो हम लोग बहुत मजबूत थे। आज भी हमारे यहाँ है कि मतलब हम लोग पूरी दबंगई से रहते थे। हम सोचते भाई ऐसे ही कुर्मी होंगे, ऐसे ही लोग होंगे। हम लोग प्रतापगढ़ गए तो देखे मतलब कुर्मियों की हालत बहुत खराब थी। मतलब बात बात में पैर छू लेना, झुक जाना, रो देना, अपनी बात को लाउडली नहीं रख पाना। तब हमें लगा कि नहीं यार, हम सक्षम हैं, इसका मतलब पूरी दुनिया नहीं सक्षम है। तो उस दिन से मेरे मन में लगा नहीं ठीक है यार, हम लोग को घूमना चाहिए। मैं बहुत घूमता हूँ। मैं बता दूं कि मतलब कोई भी ऐसे किसी की शादी हो गई तो मोस्टली मुझे कभी एक शादी प्रतापगढ़ में है तो एक शाहजहांपुर में है, एक शाहजहांपुर में है तो एक मेरठ में है। तो ऐसे मैं हर जगह जाता हूँ, बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन वहाँ से देखते हैं कि यार हर एक समाज हर जगह अलग अलग तरीके से है। कहीं कुर्मी बहुत, आपके कानपुर में चले जाइए, सचान है, कटियार है, बहुत मजबूत है। कोई इनकी तरफ नहीं। आप बस्ती में चले जाइए, चौधरी हैं, बहुत मजबूत है। हमारे इलाहाबाद में चले जाइए, हम लोग बहुत मजबूत हैं। अभी बरेली में चले जाइए, बहुत मजबूत है। हाँ, उधर काफी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग सोशलाइज सारी चीज़ें करें, मजबूती से लड़ें, तो सब लोग मजबूत हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ यार, वो भी उसी के अंदर वो भी खून है, उसको लोग गरिया रहे हैं। हम लोग मजबूत हैं, चलो हम मजबूत हैं, सब मजबूत हैं। मैं खा रहा हूँ तो पूरा समाज नहीं खा रहा, बहुत दुख होता है। हम लोग देखते हैं सड़क पे रात में निकलते हैं तो गरीब लोग मतलब ऐसे मच्छर काट रहे हैं, भनभना रहा है, वो सारी कोई उनको देखने वाला नहीं। हम लोग तो ठंडियों में चंदा जुटा जुटा करके कंबल का वितरण करते हैं, जितना कोशिश हो सकता है अपने समाज की मदद करते हैं। तो ये नहीं कि आप मजबूत हो तो सब नहीं मजबूत हैं, सबको आपको मजबूत करना पड़ेगा। ये ताकत तभी आएगी
आप देख लीजिए, यादवों को कोई टच नहीं कर सकता। यादव मोस्ट प्रोबेबली हर जगह उतना ही मजबूत है, क्योंकि उनको लोग सत्ता में रहे हैं। सरकार रही, एससी कैटेगरी के लोग बहुत मजबूत हैं। बहन जी सत्ता में रही, सब नहीं तो कुछ तो है ही। मैं आज के समय में बता दूं, आफ्टर मायावती जी बहुत सब मजबूत हो गए। चंद्रशेखर आजाद जी देखिए, उनके समाज पे कोई अगर मतलब उनके समाज पे कोई आंच आती है तो वो आदमी पूरे देश में जाता है। मैं उनसे इंस्पायर होकर के, मुझे लगता है यार हम लोगों के पास नहीं, बलिया वाले नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण, अच्छा, आजाद समाज पार्टी, हाँ आजाद समाज पार्टी। तो उन्होंने मतलब बहुत कम समय में 2019 से, और हम लोगों ने साथ में भी बहुत संघर्ष किया, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, साथी जैसे हैं। कुछ भी होता है और इस प्रदेश सरकार, उसके अंदर मेंटली एक डिस्टरबेंस होता है कि अगर अमरिंदर को टच करेंगे तो चंद्रशेखर भाई आ जाएंगे। और बहुत बार ऐसे हम लोग आंदोलन करते थे, लाठियां चार्ज होने लगी, पता चले कि चंद्रशेखर भाई दिल्ली में है, शाम की फ्लाइट लेके यहाँ आ गए। मतलब मेंटली बहुत मजबूत किया उस भाई ने हम। तो हम लोग वो आइडियोलॉजी पे, हाँ बहुत बहुत अच्छे से। तो वही हम चाहते हैं कि यार हम समाज के, हम मजबूत हैं, हमने लड़ लड़ के देख लिया, 20 बार जेल गए, किसी चीज का भय नहीं है। योगी के बुलडोजर का, हाँ आ रहे हैं उसी पे। करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनका एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, बलरामपुर आने वाला, तो प्रकरण फिर कैसे ठंडा पड़ा? अरे वो लोग कोई ताकत नहीं है, वो लोग बेसिकली सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है और ठाकुर हैं, तो आप उनकी डीपी भी आप देखेंगे तो वो योगी आदित्यनाथ के साथ ही लगाते हैं। तो ये सब गलत बात है भाई, ताकत है। मैं कह रहा हूँ, मैं कौन सा बलरामपुर में गया था किसी जाति बिरादरी को गलत बोलने, बट मेरे समाज के साथ गलत हुआ था, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ने गया था। अगर उनको लग रहा है कि उनके समाज के साथ गलत हो रहा है तो वो भी आते। मैंने तो खुला चैलेंज किया था। उनकी तो बहुत बड़ी टीम है, आपको डर नहीं लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि घिराव कर लें, कुछ ऐसा कर लें? कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? उनके पूरे समाज की संख्या कितनी है, हमारे समाज की संख्या कितनी है? ऐसी कोई टीम वूम किसी की नहीं है। उनके समाज के हाइप ज्यादा क्रिएट करते हैं। हाँ, उस पे मैं आ रहा हूँ, उस पे बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ। उनके समाज की क्या अच्छाई ये है ना कि फॉरवर्डों की अच्छाई है कि वो लोग, जैसे अभी आप हमारे पड़ोसी हैं, मान लीजिए आप ठाकुर हैं, हम भी ठाकुर हैं, हमारी आपकी खूब पारिवारिक लड़ाई चल रही है, लेकिन ये फलाने भाई साहब जो बैठे हैं ये कोई दूसरी बिरादरी से हैं, इनसे हमारी लड़ाई हुई, कल ही लड़ाई हुई हमारी आपकी हुई रही होगी, यूनाइट हो जाएंगे, तुरंत यूनाइट। हमारे समाज के लोग क्या करेंगे? हमारे बैकवर्ड दलितों में क्या है, 2 लोग लड़ाई करें, तीसरे हुए साला ये बताओ, ये सुनो, वो अवैध असलहा रखा है, थाने में शिकायत करो। रुको, तुम क्यों करोगे यार, मैं ही कर देता हूँ, तुम अपना लड़ाई लड़ो, हम तुमको पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज बीरू सिंह भाई हैं, बीरू सिंह जैसे लोगों से भी हमको सीखनी चाहिए, उनके समाज के लोगों से। मैं तो उनके समाज से भी मैं सीखता हूँ कि यूनिटी जो है उनके अंदर बहुत है और उसको हमको एडॉप्ट करनी चाहिए। देखिए उनके अंदर तमाम बुराइयां हैं, लेकिन ये अच्छाई बहुत अच्छी है कि लड़ते हैं अपने समाज के लोगों के लिए। उनके समाज पे आंच आए तो वो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो हम भी पूरी ताकत से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी हेलीकॉप्टर हो। हमारे समाज में कोई लड़ाई हुई, हमारे समाज के ऊपर कोई आंच आए तो हम भी वहां पूरी मजबूत पूरे रौले से जाएं, पूरी रौले। अच्छा, किस बात की कमी है? मिला लें, उनके लोग बता रहे, जितने उनकी पूरी संख्या होगी उतने हमारे यहाँ IAS PCS अधिकारी, ठेकेदार, मजबूत लोग, जितनी उनकी पूरी संख्या होगी उतना हमारे लोग मजबूत लोग हैं। ठीक बात, बस मनोबल की कमी है और वो मनोबल हम लोग ला देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूं, बीरू सिंह जी को मैं गाली नहीं दे रहा हूं और गाली देना भी नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनली होनी चाहिए। अगर वो मुझे मिले कहीं कहें कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो मैं भी बोलूंगा हाँ तुम ज्यादा बोल रहे हो। तो ये ताकत हमको पैदा करनी है। दबेंगे नहीं, किस बात का दबना, किस बात का करें? हमारे माँ बाप ने खून मतलब हमको नहीं खिलाया क्या हम वो पत्थर खा रहे हैं, हम घास फूस खा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दबने उबने वाली बात क्या है? जब दबेंगे तो वो दबाएंगे और हमारी
हमारी कौम इतने दिन से दबाई जा रही है, इतनी मजबूत हो जानी चाहिए तब तक। जैसे कोई होता है ना दबते दबते कि कहीं तो सॉलिड होगी। पत्थर से कोई चीज दबा रहे हैं तो एक लेवल पे आके सॉलिड, तो अब वो ये अमरेंद्र वो सॉलिड पदार्थ है। ये खूब दबाया, हजारों साल इन लोगों ने दबाया, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारी पीढ़ियों को खूब दबाया। ये जो अमरिंदर है वो दबा, वो जो मजबूत, अब ये अब सॉलिड है मामला, तो अब नहीं लड़ पाएंगे। ठीक बात। बाबा के बुलडोजर से नहीं डर लगता? नहीं, बाबा का बुलडोजर वो तो एक समान है। बाबा का बुलडोजर क्या है, संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। देखिए, बुलडोजर है, बुलडोजर आज उनका है, बुलडोजर कल आपका हो सकता है, बुलडोजर कल हमारा हो सकता है। हमारा नहीं, तो ऐसी समाजवादी पार्टी का हो जाएगा। तो अरे नहीं, किसी की भी हो, नहीं हम तो समाजवादी पार्टी का प्रमोट नहीं कर, मैं तो कह रहा हूँ ना, हम लोग तो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, हम लोग अपना बनाएंगे ना, तो वो हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है भाई। ऐसा थोड़ी नहीं है कि कल किसने देखा है आप भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई बुलडोजर का नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनली ये सब बहुत गलत चीजें हैं। बुलडोजर नीति ये मतलब योगी आदित्यनाथ जी को भी नुकसान करेगी। लोग जिस तरीके से समाज में मैसेज जा रहा है कि भाई आज आप धनंजय सिंह पे बुलडोजर नहीं चला दे रहे हो, कितना मुकदमा है, अभय सिंह पे नहीं चला दे रहे हो, कितना मुकदमा है, ब्रिजेश सिंह पे नहीं चला दे रहे हो, कितना मुकदमा है। क्या इन लोग ये लोग अपराधी माफिया नहीं है क्या? ठाकुर है ना, तो तभी तो बता रहे हैं कि भाई आप अपने समाज को बचा रहे हो, अपने दूसरे समाज पे बुलडोजर चला रहे हो, कल दूसरे समाज का सरकार बनेगी वो आपके ऊपर बुलडोजर चला देगा। ठीक बात। हाँ, तो बुलडोजर जैसा कुछ है नहीं, और जो संविधान में नहीं उसको हम नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो ये मानते हैं कि बुलडोजर ऐसा कुछ नहीं, वो एक मात्र यंत्र है। तो कुछ मुद्दे और हैं, एक तो 69,000 भर्ती वाला मुद्दा है, तो ये प्रकरण पूरा क्या है और इसमें क्या आपकी डिमांड है? हाँ देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण ये था, हम लोग 2019 से भर्ती आई 69,000 शिक्षक भर्ती की। आफ्टर शिक्षा मित्र का वो रद्द हुआ था, समायोजन रद्द हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, एग्ज़ाम हुए, सब कुछ हुआ। 2020 में उसका फाइनल रिजल्ट आया, तो हम भी उसमें एस्पिरेंट थे, मैं भी उसमें प्रतिभाग किया था। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग के नंबर अच्छे थे, मेरिट भी अच्छी थी, जो कि जो क्वालिफाइंग था सारे हम लोगों के अच्छे थे। हम लोग मतलब मेरिट में भी आ रहे थे, लेकिन अब जब फाइनल आउटकम आया उसमें हम लोग नहीं थे। तो हम लोगों ने भाई क्वेरी करना शुरू किया कि नहीं, इतनी सीटें ओबीसी को देनी चाहिए, इतनी एससी को, इतनी जनरल को, मतलब जनरल में तो ओपन कैटेगरी होती है। तो हम लोग उस पर काम करना शुरू किए, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, रिजर्व कैटेगरी के साथ गलत हुआ है। हम लोगों ने पूरा जांच पड़ताल किया लगभग 2-3 महीने। फिर इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ले गए, इसकी शिकायत की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1 साल तक सुनवाई की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में तमाम अधिकारी तलब किए गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो और हम लोग मजबूत हो गए कि नहीं ठीक है यार, रिजर्वेशन का बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। तो हम लोग वहाँ मजबूत हो गए। वहाँ से एक रिपोर्ट आई कि इसमें लगभग 7-8 हज़ार लोगों के पदों का घोटाला हुआ है। रिपोर्ट आ गई, अधिकारियों कह जाते थे, वही बैकवर्ड दलित वाली बात। अधिकारी इसे लिया, फाड़ा, फेंक दिया। आयोग, ऐसे आयोगों का सोचिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे मोदी जी ने बनाया, उसी की सरकार, ऐसे फाड़ा, मेरे सामने डाल दिया डस्टबिन में। ऐसे रिपोर्ट रोज आते हैं, हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग सड़कों पे आंदोलन शुरू किए, चंद्रशेखर भाई, हम लोग इको गार्डन में 50 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके। 2022 का इलेक्शन था, उससे पहले सरकार जान गई कि अरे ये लोग तो पूरे मतलब जमीन पे मामला पहुंचा दिए। सरकार बैक हुई, 6,800 लोगों की लिस्ट निकाली। योगी आदित्यनाथ जी मिले, उन्होंने हम लोगों की लिस्ट निकाली कि नहीं, इन लोगों को नौकरी दे देना चाहिए। फिर वही बात है कि फॉरवर्ड का दिमाग फॉरवर्ड होता है। उन्होंने दिमाग लगाया, मामले को ले जाके कोर्ट में फिर से सब जुडिस करा दिया। तो आज तक लड़ाई वो चल रही। फिर हम लोग हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जीते। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा कि नहीं, बहुत गलत हुआ है इसमें रिजर्वेशन का। डबल बेंच में फिर हम लोग जीते, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अभी 4 फरवरी को उसकी हेयरिंग है। तो बेसिकली कहा जाए ना कि बैकवर्डो दलितों के साथ हमेशा अत्याचार हो। रिजर्वेशन
एक बहुत बड़ा पैमाना है। लोग सोचते हैं ना रिजर्वेशन जैसे इनको एक्स्ट्रा दे दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हजारों साल से हम लोग दबे कुचले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे वो वर्मा जी बोले ना कि बराबरी में आ जाओ। बराबरी कब आए? ये खत्म कर दो। हाँ भाई, जब आर्थिक, मानसिक, हर एक तरीके से जब हम बराबरी आ जाएंगे, कास्टिज्म जब खत्म हो जाएगा। भाई, कास्टिज्म खत्म करने का एक है कि भाई आप पंडित हो, हम फलाने हैं, आप ठाकुर हो, हम फलाने हैं, तो हमारा आपका रोटी बेटी का संबंध शुरू हो जाए, चीज़ें पैरेलल हो जाएंगी, बात खत्म हो जाएगा। तो हम लोग भी उसी चक्कर में लड़ते रहे, तो वो संघर्ष बढ़ा है। अभी देखिए लेखपाल का एग्ज़ाम, लेखपाल के लिए भर्ती आई है, उसमें मतलब ओबीसी से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की सीटें। पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा है, कोई बैकआउट का नेता बोलने के लिए नहीं है। इससे पहले बीओ के एग्जाम हुए थे। तो कैसा रिजर्वेशन सेट करते हैं भाई? 10% ईडब्ल्यूएस का है, 27% ओबीसी का है। मतलब उसमें देखिए 27% का कोई मतलब नहीं, 16% है। यही सेम तो वैसे 69,000 में हुआ था, लोगों को दिखाने के लिए है। बेसिकली ये मीडिया ट्रायल चल रहा है। क्या फॉर्मुलेशन चेंज कर देते हैं क्या आमतौर पे? नहीं, जब रिजर्वेशन रूल नहीं चेंज हुए, नियमावली नहीं चेंज हुए, तो कहाँ से चेंज करते हैं? तो ये क्या मतलब जो डिपार्टमेंट है अपने हिसाब से रख लेते हैं क्या? बेसिकली जब ये नोटिफाई करते हैं तो ये इस वजह से ऐसा नोटिफाई करते हैं कि यार हम देखें कि मीडिया में इसका क्या माहौल है, समाज इसका कितना विरोध कर रहा है। ये बेसिकली वो राजनीतिक रूप से भी अपने आप को तौलते हैं, मजबूत करते हैं। जैसे आज अभी लेखपाल वाले मामले पे पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष के बैकवर्ड दलित एक तरफ खड़े है, नहीं ये भर्ती नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, तो अभी तुरंत सरकार पीछे हटाओ। सत्ता में बैठे लोग ज्यादा हैं, बैकवर्ड दलित एकदम कान में तेल डाले। चला मामला एकदम टाइट है मामला। कोई 500 करोड़ का आदमी है, कोई 200 करोड़ का आदमी है, कोई 1000 करोड़ का आदमी है, कोई 10,000 करोड़ का आदमी है, एकदम तेल टाइट। हम जैसे बेरोजगार लोग सड़कों पे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद, कभी जेल जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे। तो हम लोग तो कम से कम नहीं तो 20 बार सामाजिक लड़ाई रिजर्वेशन के लिए। एक बार तो पूरा प्रदेश में संविदा में नौकरी कर दी जा रही थी, उनके लिए जेल गए। पुलिस के मतलब जो वेतन है इसको कम दे रहे थे, तो हम लोगों ने उसकी मांग बढ़ाई कि नहीं भी इनके वेतन मान को बढ़ाया जाए। तो बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे हम लोग जेल गए। ठीक बात। छात्र संघ चुनाव की बहाली होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव की बहाली इस वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है कि इनके जो नेताओं के बच्चे हैं बेसिकली वो डिफीट खा। हम लोग देखिए इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद का लड़का छात्र संघ, हम लोग छात्र संघ चुनाव को देख करके, छात्र राजनीति को देख करके और बहुत अच्छा लगता था। और भैया प्रधानमंत्री इलाहाबाद से बनाए गए, वहाँ से छात्र संघ चुनाव कितने बट अब तो गुजरात से बन रहे हैं। अरे नहीं, सब तो कहने की बात है, तभी तो छात्र संघ रोक दिया गया। भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। वहाँ से अच्छे आईएएस भी निकलते थे, अच्छे अधिकारी भी निकलते थे, अच्छे नेता भी निकले। तो ये जान गए कि नहीं भैया अब नेताओं के बच्चों को सेट करना है तो पहले यूनिवर्सिटीज के छात्र संघ को बंद करो। जो बुलंद आवाज़ होती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं की, हम लोग तो बहुत यूनिवर्सिटी की बहुत मतलब खुल के राजनीति नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ कि वही बैकवर्ड परिवार से थे, कुर्मी परिवार से थे। हमारे घर वालों का तो सेट एजेंडा होता था कि नौकरी करना है, अपना जीवन अच्छे से जीना है। ये तो हम पता नहीं कैसे बदल गए हमारे घर परिवार के लोग, जब हम लोग नौकरी नहीं पाए, सहयोग देने लगे। हाँ, नौकरी नहीं पाए तो हमारे घर वाले भी कहे साला पढ़ने में बहुत अच्छा था, राजनीति के चक्कर में बिगड़ गया, नेतागिरी करने लगा। वो ठीक बात है, उसको हम लोगों ने अपने अंदर अच्छे वे में लिया और आज अच्छी राजनीति कर रहे हैं हम लोग। तो छात्र संघ होना चाहिए। जो निखार है राजनीति के प्रति, जो राजनीति के प्रति जिनकी सोच है, ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। भाई आप पढ़ा रहे हो आईएएस बनाने के लिए, पढ़ा रहे हो अच्छा अधिकारी बनाने के लिए, तो नेता भी बनाने के लिए वही यूनिवर्सिटी तो उनको भी जन्म देगी। छात्र संघ राजनीति से सबसे अच्छी चीज ये है कि लीडरशिप क्वालिटी अच्छी निकल के आती है। हाँ, वहाँ ये होता है ना कि जैसे कोई लुटेरा नहीं मिलेगा। हाँ, छात्र संघ से जो निकलेगा वो नीचे से ही वो जानेगा कि नहीं यार ये फलाने भाई हमें पहले छोला भटूरा ठेला पे खिलाते थे और आज मैं बड़ा नेता बन गया, तो उनको भूलना नहीं चाहिए। ये आजकल वो संदूक वाले नेता है ना, या फिर बड़े बाप के लोग हैं, बड़े बाप के वाले, हाँ हेलीकॉप्टर वाले, तो ये संदूक लेके आते हैं 10 करोड़
चुनाव टिकट मिल गया। और छासंग वाले, मैं बता रहा हूँ, कोई कप्तान, कोई सीईओ, कोई एसपी, मुझे हम लोग बताइए, हम लोग जाते हैं, हम लोग, हमारे कोई ये लोहे की थोड़ी ना शरीर बनी है। हम लोग जाते हैं, अगर गलत कप्तान कर रहे हैं तो कप्तान से भी उतने मजबूती से हम लोग लोहा लेते हैं। इंस्पेक्टर गलत कर रहा है तो इंस्पेक्टर से उतनी मजबूती से लोहा लेते हैं। तो ये ताकत छासंग दे सकता है। और ये ताकत खत्म करने के लिए हमारे समाज के जो जैसे हर एक समाज में स्थापित नेता है, जो लोग सत्ता में है, वो लोग ये चाहते हैं कि भैया जो ये नई कौम है निकलेगी तो हमारा बच्चा कहाँ सेट होगा। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है भैया। छासंग के लिए हम लोगों ने बहुत धरना किया है, बहुत लाठियां खाई हैं, और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि छासंग बहाल हो। और जब भी हम लोग सत्ता में आएंगे या जब भी हम लोग मजबूत होंगे, छासंग से पूरी मजबूत, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे भी विरोध में छासंग खड़ा हो भाई। अगर आप अच्छी राजनीति कर, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है या सत्ता पक्ष में जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छी राजनीति, पॉजिटिव राजनीति, तो विरोध क्यों नहीं झेल पा रहे हैं? मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? जैसे मोदी जी हैं, मन की बात मोदी जी बहुत अच्छे हैं। कॉन्फ्रेंस नहीं। अब मैं यहाँ बैठूं, अगर आप सवाल मुझसे पूछने वाले ना हो तो मैं अपना खूब ज्ञान बांटूं। या आप सवाल पूछ ले, नहीं वन वे कम्युनिकेशन है ना, मोदी जी ये जो सूट पहने हैं आप 50 लाख का है, गरीबों के पैसे का है ना, तो हड़बड़ा जाएंगे। नहीं बोलना था। तो ये है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक बात। एक अंत में प्रश्न और लेंगे। जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और अनुप्रिया पटेल जी भी बीच में संसद में बहुत दफा बहुत मजबूती से जातिगत जनगणना की बात रखती हैं, और जो विरोधी दल हैं वो भी रख रहे हैं। आप चाहते हैं ये हो जाए? अगर हो जाएगा तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा और कनेक्ट करेंगे। अभी इन्होंने SIR कराया, बट जातिगत जनगणना नहीं कराया। हाँ ठीक है, SIR दूसरा प्रकरण है। जातिगत जनगणना इस वजह से जरूरी है कि अगर आप जातिगत रूप से गाली दे सकते हैं, जातिगत रूप से गाली खा सकते हैं, जातिगत रूप से आप जातिगत सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, जातिगत रूप से मंत्री बनाया जा सकते हैं, जातिगत रूप से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जातिगत रूप से क्राइम आदमी कर सकता है। आज देखिए मजबूती से बड़े बड़े बाहुबली एक ही जाति के हैं। तो आज जब वो हर एक जाति तबका जाग रहा है, जैसे मैं कुर्मी हूँ, पहले मुझे बहुत शर्म आती थी। मेरा नाम अगर सर्टिफिकेट में देखेंगे तो अमरेंद्र कुमार सिंह है। बड़ी हंसी की बात है, और बहुत मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे बहुत सारे लोग, हमारे नौजवान इंस्पायर होंगे। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह होता था, और पहले जब हम लोग स्टूडेंट जीवन में थे तो कोई नाम पूछता था तो अमरेंद्र कुमार सिंह, तो क्या हाँ कौन से वाले ठाकुर हैं तुम? हम लोग अच्छा अब ठाकुर नहीं है तो ऐसे कहते थे कौन से वाले हैं? क्षत्रिय वाले। मतलब ये होता था कि हम अपने आप को कुर्मी नहीं कह पाते, पटेल नहीं, इतना सहज था। मतलब होता था ना, मतलब अपने आप को हम एक भावना होती ना कि गलत भावना नहीं, यार हम बड़ा मतलब छोटी जाति के। आज क्या हो गया? गर्व से लोग कह रहे हैं कि हम पटेल हैं, गर्व से लोग कह रहे हैं हम चमार हैं, गर्व से लोग कह रहे हैं यादव हैं। क्योंकि जो लोग सत्ता सिस्टम में रहे वो अपने आप को, अपनी जाति को अडॉप्ट कर लिए। आज भी मेरे समाज में है कई सारी सैंतवाद जातियां हैं, वो जातियां अपने आप को मतलब कुर्मी या फिर या पटेल नहीं कहना पसंद कर सकते। वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम लोग रजवाड़े ठाकुर कुर्मी क्षत्रिय हैं। तो वो सारी चीजें वो डेवलप करने के लिए, अच्छा जातिगत जनगणना हो जाएगी तो पता चला कि सपोज दैट कुर्मी इस पूरे धरातल में 20% है, फलाने जाति 30% है, SC इतना है, तो पूरी तरीके से वो अपने आप को एकदम उसका टेलर टेम्पू टाइट होने लगा। बताओ 20% इस पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी है, और मुख्यमंत्री 2% वाला कैसे बन गया? लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। तो जातिगत जनगणना से ये बदलाव हो जाएगा। और जो लोग फर्जी बाहुबली बने घूम रहे हैं, फर्जी मतलब नेता बने घूम रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, उनके घर से उनकी ईंटें उखाड़ ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं ना कि फलाने वो बाहुबली, में नाम नहीं लूंगा, उनकी संख्या उस पूरे विधानसभा में 10,000 है, और कोई दूसरा कास्ट है उनकी संख्या उस विधानसभा में 50,000 है।
जातिगत जनगणना के बाद बस हम जैसे नौजवान पूरे प्रदेश में ये मैसेज फैला दें कि जिस जिले में, जिस विधानसभा में आपकी जितनी जिस मतलब जाति की संख्या ज्यादा हो, वो विधायक बन जाएगा, मजबूती से बन जाएगा। नहीं होगा तो जैसे हम अपने विधानसभा से हैं, हमारी विधानसभा में कुर्मी ज्यादा है, हम वहां से विधायक बन गए, पूरा प्रदेश देखेगा, अरे बाप रे, ये तो बताओ विधायक बन गया। और ये किसकी देन हुई? जातिगत जनगणना की। तो आज लोग डर रहे हैं कि हमारे विधानसभा में पता चल जाए कि फलाने बिरादरी के इतने लोग हैं, तो उस बिरादरी को, वो बिरादरी फिर उन छोटी जाति वाले, उन लोग मतलब छोटे नंबर वाले जाति वाले, वो लोगों का लोड नहीं रह जाएगा, वो लोग बैक हो जाएंगे, लुटिया न डूब। हाँ, डूब जाएगी, 200% डूब जाएगी। तो जातिगत रूप से ये बहुत जरूरी है। अगर जातिगत हम गाली खा सकते हैं तो भैया अब हम कह रहे हैं कि हम पटेल हैं, हमारी संख्या ज्यादा है और हम मजबूत हैं, हम राजनीति में भी आ सकते हैं। ठीक बात। जैसे कि आप पूरे अगर पॉडकास्ट में अगर हम देखें कि सिर्फ आप कुर्मी समाज की बात कर रहे हैं, आमतौर पे प्रताड़ना तो लगभग सारे समाजों में है, तो जो अदर समाज के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए अपना स्टैंड लेने के लिए? नहीं, ये जो जातिगत या सामाजिक, मैं कहूँगा, इसे जातिगत नहीं कहूँगा, मोस्टली देखिए यादवों में पूरी मजबूती से अपने समाज के लोगों के लड़ते हैं, और मैं सिर्फ कुर्मियों के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं पूरी मजबूती से जहाँ लगता है, अभी जो आपको रीच करता है गोंडा, हाँ, जो मेरे पास आ गया प्रकरण, फोन तो मैं मोस्टली कभी कप्तान, इंस्पेक्टर, इन सब चीज़ों को मतलब कोशिश करता हूँ कि बातचीत करके निपटा दूँ। हर जाति के लोग जो बैकवर्ड दलित हैं, बहुजनों की पूरी तरीके से लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन बेसिकली क्या है, अभी जो राजनीति है जातिगत सिनेरियो पे है। आप देख रहे होंगे कि जाति के रूप से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं, और हमारे समाज की देखिए कि मजबूती से जातिगत वजह से 2-2 लोग सेंट्रल में भी, यहाँ भी, स्टेट में भी। और हम अगर जैसे मैं किसी कुर्मी की लड़ाई लड़ने जाऊंगा तो पूरे प्रदेश में सोशलाइज होगा, नहीं, कुर्मियों के साथ मान सम्मान। अगर हम यही कोई यादव की लड़ाई लड़ने जाएंगे, प्रजापति की लड़ने जाएंगे, तो यादव कहेगा, अच्छा, क्या हमारे समाज में कोई कम कर्मी है क्या, हमारे समाज में कोई कम नेता है क्या? प्रजापति कहेगा, भाई हमारे समाज में भी है। तो वो आपको मतलब वो सिंपैथी नहीं मिलेगी, वो माहौल नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हम तो मतलब बहुजनिस्ट हैं, मतलब बहुजन विचारधारा में भरोसा रखते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि नहीं भाई, अगर हमें जहाँ बुलाएं हम तो हर जगह जाएंगे। ठीक बात, कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला है। हाँ, मतलब पूरी तरीके से कि अगर बहुजनों की जहाँ बात होगी वहाँ हम मजबूती से उतरेंगे। लेकिन कुर्मी हमारी जाति है, और ये जाति हमें मतलब सरकार पूरा वो बना के देती है, सर्टिफिकेट बना के देती है, तो हम अपने ही लोगों के लिए, भाई कुर्मी मेरा परिवार है, उस परिवार के लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक बात। कोई हमारे परिवार को ठोक बजा के चला जा रहा है और हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम दूसरे की लड़ाई क्या लड़ेंगे? वही कहावत है ना कि अपने घर सुरक्षित नहीं, ससुर दूसरे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पहले तो हाँ, तो हम पहले अपना घर सुरक्षित कर लें, हम लोग मजबूत हो जाएंगे तो हम पूरे बहुजनों की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक बात। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक, और इसी वार्ता को हम यहीं पर देंगे विराम। अमरेंद्र भाई से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट को जिसने भी पूरा देखा होगा, पूरा एंजॉय किया होगा। और सबसे बढ़िया वाला जो है सेगमेंट कौन सा रहा, जरूर कमेंट करके बताना। बहुत सारे प्रश्नों को मैंने सोशल मीडिया से भी लिया हुआ था। नमस्कार। थैंक यू सो मच।